हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। ठीक है ना। मैं सिर्फ 25 ही कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप लोग इसमें कम्प्लीटली फोकस नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सिर्फ आपको इसमें 25 क्वेश्चन करा रही हूँ इसके पार्ट फर्स्ट में, और बाकी के 25 जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट सेकेंड में करेंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। तो आपसे पूछा गया है, जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर इसी क्लास को मैं एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँ तो आपको अगर समझ में ही ना आए मैं क्या पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या अनुभव होगा। इससे भारी उबा हुआ नहीं, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। मे बी ऐसा हम कर सकते हैं। वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। देखिए भाई, समय नष्ट तो वो नहीं कर रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के लिए अफसोस की बात नहीं है क्योंकि उनको सिखाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, उसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक टीचर है वो होमवर्क देता है किसी बच्चे को, तो उसकी क्वांटिटी यानी कि उसको कितना होमवर्क दिया जाए, किस टाइप का होमवर्क दिया जाए, इसका निर्धारण कैसे करना चाहिए। छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा, कक्षा के कालांश द्वारा। तो देखिए शिक्षक को जो होमवर्क है वो बच्चे में कुछ सीखने को उसको अवसर मिले, ऐसा हमें निर्धारण करना चाहिए होमवर्क देने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। अधिगम का मतलब है सीखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं। देखिए एजुकेशन की फील्ड में अगर आपकी परीक्षाएं एग्जाम्स लिए जा रहे हैं तो उससे क्या समझ आता है कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। जैसे आप लोग हैं, आप डीएलएड का कोर्स करेंगे, आपके सेमेस्टर होंगे, तो उसमें क्या पता चलेगा आप कितने बुद्धिमान हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। आपको जो टीचर पढ़ाते हैं आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्यों का कितना भाग याद कर सकता है। उसके बाद है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षाओं से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हमें ये पता चलेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अध्यापक कक्ष में उत्साही होते हैं। उत्साही का मतलब देखिए जो टीचर क्लासरूम में क्या होगा, एक्साइटेड होगा, उनमें प्रायः क्या चीज़ होती है, उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है, उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। ऐसा नहीं होता है भाई। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप देते हैं। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। उपरोक्त में से सभी बातें होती हैं। तो देखिए जो टीचर एक्साइटेड होते हैं क्लासरूम में, उनमें मेनली क्या होता है कि वो बच्चों को क्या कर लेते हैं, अपने टीचिंग यानी कि पढ़ाने के जो तरीके हैं, सिखाने का जो उनका तरीका है उसके अंतर्गत कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर। अब देखिए प्राइमरी लेवल का बच्चा है, फर्स्ट से लेके 5th तक का जो बच्चा है, अब आपको उसको पढ़ाना सिखाना है तो उसकी कठिनाई का स्तर आप कैसा रखेंगे। अमूर्त से मूर्त क्रम में होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, प्राइमरी स्तर का बच्चा है तो इसके लिए जो कठिनाई का स्तर होना चाहिए वो क्या होगा, सरल से कठिन की ओर। पहले उसे आसान चीजें हम सिखाएंगे तभी तो वो कठिन चीजों को सीख पाएगा। तो ऑप्शन सी का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को, जब टीचर कोई चीज़ सिखा रहे हैं, सिखाने के दौरान अगर वो आकलन करते हैं तो इससे क्या पता चलता है। किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं की पहचान करने में सहायता मिलती है, क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, या फिर पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। तो देखिए इस प्रक्रिया के दौरान क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, यानी कि बच्चे में कितनी एबिलिटी है, वो किस तरीके सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, उनकी पहचान करने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक आकलन का अर्थ है। देखिए व्यापक आकलन का आपको अर्थ बताना है। इस मीनिंग होता है कि बच्चे की सर्वांगीण प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, व्यापक आकलन से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है उसका मीनिंग आपको बताना है। बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, यानी कि प्ले मेथड से उन्हें पढ़ाया जाए। बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए। बच्चों को स्नेह और मृदु भाषा में पढ़ाया जाए। तो देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हमें बच्चे पर फोकस करना है, तो मेनली हम उसके एक्सपीरियंस और उसके स्वर, सक्रिय सहभागिता यानी कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को फोकस करके क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए।
ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना में बच्चों में, अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं उनमें हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए बच्चों में क्या होगा, हीन भावना जागृत होगी, पहला पॉइंट। द्वेष की भावना जागृत होगी उनमें, यानी कि गुस्सा जो है वो आएगा उनमें। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं होगी, उनका आत्मविश्वास इससे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो पहला और दूसरा पॉइंट इसके लिए राइट आंसर होंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सृजनात्मक से मतलब है क्रिएटिव। जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसमें क्या क्वालिटी होंगी, विचार और कार्य की मौलिकता का प्रदर्शन करना, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, सोचने विचारने का नवाचारी तरीका। तो देखिए जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनमें सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। उनमें उच्च विचारों की संवेदना होती है, सोचने विचारने के अलग अलग उनमें आइडियाज आ जाते हैं, और उनके जो विचार और कार्य करने की मौलिकता है उसका वो प्रदर्शन भी करते हैं। तो इसके लिए तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष में बच्चों की धारणा दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शिक्षक बच्चों को कक्ष में रोज आने के लिए कहे। मतलब कक्ष में यानी कि क्लासरूम में उनकी एक फ्लुएंसी बनी रहे, उसके लिए क्या जरूरी है, शिक्षक बच्चों को कक्ष में रोज आने के लिए कहे, कक्षा में उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों को दंड देना, कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना, जो बच्चे कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित हों उन्हीं को अभिप्रेरित करना। तो देखिए इनमें से जो राइट आंसर होगा वो है कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। देखिए जब टीचर बच्चे के रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और वो डेली कंटिन्यू अपनी स्टडी पर फोकस करेगा, तो उसको इंटरेस्ट आएगा तो भाई वो डेली पढ़ेगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वही व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। देखिए एक अच्छा शिक्षक बनने की बात कही जा रही है, कौन बनेगा, जिसका अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड हो, जो बच्चों को नियंत्रित कर सके, उसके शिक्षण में रुचि हो, अपने विषय में पारंगत हो, अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बच्चों को अनुशासित रख सके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। उसके शिक्षण में रुचि भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए टीचर को, और वो अपने सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, यानी कि उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए अपना सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष यानी कि क्लासरूम में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा आईसीटी का प्रयोग करें, बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, विषय को मौखिक और लिखित रूप में पढ़ाए, रोज कक्षा में आए। तो देखिए क्लासरूम टीचिंग में जो टीचर हैं उसके लिए जरूरी है कि वो कक्ष में बच्चों को प्रश्न के अवसर दें, यानी कि मतलब बच्चे क्या करें, क्वेश्चन पूछें, उनको ऐसा अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। सुनने व दोहराने की क्षमता, सुनने व दोहराने के निर्देशों को समझने व उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता, सही उत्तर बताने की क्षमता व याद किए हुए को जानने की क्षमता, सही उत्तर बताने, सुनने और बोलने की क्षमता। तो देखिए मौखिक प्रश्न पूछने का जो मेन एम है वो है सुनने, दोहराने, निर्देशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता को हम इससे जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है, यानी कि कम देखने वाला बच्चा है, उसको देखने में दिक्कत होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। उसको श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे, उसको प्रतिभावान बच्चों के बीच बैठाएंगे, जहाँ वह रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे, या फिर आप उसको श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे और श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको यही ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा, उसको श्यामपट्ट के नज़दीक आप बिठाएंगे और श्यामपट्ट में थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी। तो देखिए इसके लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है, तो ऑप्शन देखिए ए और बी दोनों ही इसके लिए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। वो हर कार्य को करने में उत्साहित है, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, डांट के भय से कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे के क्या लक्षण होते हैं। जो खुद से मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेट हो, उसमें क्या लक्षण होते हैं। वो हर कार्य करने के लिए उत्साहित रहेगा, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। आकलन मतलब असेसमेंट का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन है विद्यार्थियों को नई कक्षा में प्रवेश देना, बच्चों की उपलब्धि स्तर को जांचना, सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, बच्चों ने कितना प्रतिशत प्रश्न पत्र सही किया यह देखना। तो देखिए असेसमेंट का जो मेन एम है वो है सीखने के दौरान कमियों की पहचान व उनका निराकरण करना, उनको क्या दिक्कत आई, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना आकलन का मेन एम होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है, मतलब एक से अवसर देना शिक्षा के लिए बच्चों को, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। तो देखिए समान शैक्षिक अवसर से मतलब है, जैसे देखिए अभी
CUCET है, ठीक है ना। ये क्यों कराया जा रहा है? समान शैक्षिक अवसर के लिए किया जा रहा है, ताकि क्या हो, सभी को समान अवसर प्रदान करना हो सके, जिससे वो अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड वाला है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, यानी कि टीचिंग के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक जानकारी देना। शिक्षण का अर्थ है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों को प्रभावित होते हैं। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। एक अच्छी शिक्षा वही है, यानी कि एक अच्छी टीचिंग वो होती है जिसमें क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, ठीक है ना, एक्टिव रहते हैं जिसमें दोनों ही, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब होता है जब, कब होता है भाई नैतिक गुणों का विकास? शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियां सुनाएं, स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करें, वो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करें, समय समय पर विद्यार्थियों को नैतिक गुणों पर सामग्री पर एकत्रित करने के लिए कहें, आध्यात्मिक विषय पर शिक्षक बच्चों से बातचीत करें। तो देखिए विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब होगा जब क्या होगा, शिक्षक स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करेंगे और विद्यार्थियों को उसके लिए अभिप्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए? तो देखिए अब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो अगर आपको एक कोर्स से कंटेंट दिया जाता है तो आप टाइमली उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इनमें से कौन सा स्टेप लेना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, जहां तक पढ़ाया वहीं तक के प्रश्न पूछने चाहिए, अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बच्चों को बताना चाहिए, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। टीचर को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए ताकि वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी क्लासरूम में देखिए आप लोग पढ़ा रहे हैं और अगर आपसे अचानक कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ देता है और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को ऐसे ही उत्तर देना चाहिए, उसे डांट कर बैठने के लिए कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि वो इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद बताएंगे, उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे। तो देखिए बच्चे का तो काम है क्वेश्चन पूछने का, हम उसे डांट भी नहीं सकते, बैठा भी नहीं सकते। तो देखिए उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहना चाहिए कि वो उसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद बताएंगे, यानी कि जब पूरा चैप्टर वो एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? अब बार बार कोई बच्चा आपकी क्लास में अब्सेंट है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, इस ओर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, भाई बच्चा क्यों नहीं आ रहा जानना तो हमें पड़ेगा, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे, उसका नाम उपस्थित पंजिका से काट देंगे। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का हम कारण जानेंगे, ठीक है ना, एकदम से हम उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसका मतलब है कि देखिए जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसका क्या एम होना चाहिए आपको बताना है, ठीक है ना। अभिभावकों को बच्चे के विषयवार अंकों के बारे में सूचना देना, बच्चों के सबल व कमजोर पक्षों पर विषय पर चर्चा करना, बच्चे जिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं केवल यह बताना, बच्चे की उपलब्धियों को बताना। तो देखिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मेन मोटिव जो होता है वो होता है कि बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्ष दोनों पर विषय पर चर्चा करनी है, ठीक है ना, ताकि पता चल सके कि बच्चा किस पर फोकस कर रहा है, क्या चीजें सीख रहा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो मैं आपके साथ सिर्फ 25 क्वेश्चन ही शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके 25 क्वेश्चन फिर से शेयर करूंगी। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे DLED में पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।